पार्सल्स क्लॉज। पार्सल्स क्लॉज जो है आपका, इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आती है, फर्दर डिस्क्रिप्शन और लोकेशन वगैरह इसके अंदर जो है आ जाती है। देखिए, दिस इज ए टेक्निकल एक्सप्रेशन मीनिंग मैथडोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, usually the parcel clause starts with the words all those and further or description covers as per the type of property subject to transfer under the deed। तो बेसिकली इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन होता है, फर्दर डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर्टी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन क्लॉज। इसके अंदर जो है कुछ रिजर्वेशन होते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, तो जो ट्रांसफरी है उसके पास अगर कुछ राइट्स जो हैं वो मौजूद हैं आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी, तो वो एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस में आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ सर्टेन राइट्स टू बी एंजॉयड बाय द ट्रांसफरर ओवर द property to be agreed by the transferee। All the exceptions and reservations out of the property transferred should follow the parcels and operative words। It is the contractual right of the parties to the contract or to the document to provide exceptions and reservations which should not be uncertain। ये uncertain नहीं होनी चाहिए, specify कर दो पहले ही। Repugnant and or contrary to the spirit of the law applicable to a particular document or circumstances। law के against जाके नहीं होने चाहिए। For example, Section 8 of Transfer of Property Act 1882 provides for transfer of all the interest to the transferee in a property and any condition opposing the provisions of law will be void। Further, Section 10 of the said Act provides that any condition or limitation restraining the transferee of the property in disposing of his interest in the property is void। ठीक है, मतलब ट्रांसफरी को आप बांध दिया, आपने ट्रांसफरी को बांध के रखा हुआ है, अगर उसको प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं करने दे रहे तो ये वॉइड है। अगला क्लॉज है आपका प्रीमाइसेस एंड हेबेंडम। हेबेंडम जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीड विच स्टेट्स द इंटरेस्ट। परचेजर का प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंटरेस्ट है, ये जो है कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, मैं आपको एक बार डीड के डिफरेंट पार्ट्स दिखाता हूं, इधर देखिए। ये सब हमने पढ़ लिया है। हेबेंडम क्लॉज इंडिकेटिंग द एस्टेट, फ्री होल्ड एक्सेट्रा और इंटरेस्ट टू बी टेकन बाय द ग्रांटी। ग्रांटी मतलब ट्रांसफरी, एक तरह से ट्रांसफरी का क्या क्या इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर। परचेजर का इंटरेस्ट क्या, वो कितना क्या क्या होल्ड करेगा, वो कितना होल्ड करेगा। ठीक है, अगला है आपका कॉविनेंट्स एंड अंडरटेकिंग। इसके अंदर जो है कॉविनेंट्स एंड देखिए, कॉविनेंट्स एंड अंडरटेकिंग मतलब बाइंडिंग लिमिटेशंस, कि भाई कुछ लिमिटेशंस है या कुछ प्रोमिसेस हैं। बाइंडिंग लिमिटेशंस और प्रोमिसेस, कुछ प्रोमिसेस किए हैं, अंडरटेक किया है कि हम ये करेंगे। कॉवेनेंट्स मतलब एक रेस्ट्रिक्टिव टर्म, रेस्ट्रिक्टिव चीज है कॉवेनेंट्स। लिमिटेशंस कि इस पे क्या लिमिटेशंस हैं, और अंडरटेकिंग्स मतलब प्रोमिसेस। तो कॉवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स मतलब क्या लिमिटेशंस हैं एंड क्या प्रोमिसेस हैं। इसकी लास्ट लाइन पढ़िए आप, द पार्टीज
aforesaid here to thereby mutually agreed with each other as follows. अब क्या उन्होंने क्या restrictions लगाए हैं और क्या promises किए हैं, है ना? तो ये आपके covenants and undertakings हैं. ये समझ आया आपको? covenants and undertakings. Habendum समझ आया? Habendum का मतलब, Habendum में एक ऐसा clause होता है जो बताता है कि what is the type of interest and right to be enjoyed by grantee or lessee. मतलब लेसी या जो ग्रांटी है या जो ट्रांसफरी है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड राइट्स, वो क्या जो इंटरेस्ट और राइट्स हैं उनको एंजॉय करेगा. तो हैबेंडम क्लॉज जनरली स्टार्ट होता है विद द वर्ड्स टू हैव एंड टू होल्ड. टू हैव एंड टू होल्ड. ठीक है. तो इसमें बताया जाता है हैबेंडम में कि ट्रांसफरी जो है, ग्रांटी जो है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या इंटरेस्ट है उसका, क्या राइट्स वो एंजॉय करेगा, ये सब उसके अंदर आता है. कॉवेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स मैंने आपको बताया. अच्छा, और इसके बाद आता है आपका टेस्टिमोनियम क्लॉज. टेस्टिमोनियम क्लॉज जो है आपके डीड के आखिरी में आता है. ये बताता है कि पार्टीज ने जो है सिग्नेचर करे हैं, दे हैव साइंड द डीड. दिस क्लॉज मार्क्स द क्लोज ऑफ द डीड, द यूजुअल फॉर्म. देखिए क्या है यहाँ पर आखिरी में जब हम लिखते हैं ना, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज हेयर टू हैव हेयर टू सेट देयर रेस्पेक्टिव हैंड्स एंड सील्स. मतलब इतना आपको जरूरी नहीं है हार्ड लिखना. आप जो है 2-4 डीड निकाल के देखिए इस चैप्टर. अभी ये आप क्लास बंद करें ना, उसके बाद 2-3 डीड्स उठा के देखिए, अपने मॉड्यूल में से देखिए या नेट पे देखिए. तो उससे आपको जब ये आप डीड्स देखेंगे ना, और ये आपको मैंने जो 16-17 पॉइंट्स बताए हैं पार्ट्स ऑफ द डीड्स के, इसको आप कोरिलेट कर सकेंगे एक एक को जब आपको डीड में दिखेंगे. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीड उठा लीजिए आप कोई भी, उसमें सारे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे. तो ये इन विटनेस वेयर ऑफ, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपका टेस्टिमोनियम क्लॉज हो जाता है. आखिरी में आपके फिर आते हैं सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन क्लॉज. सिग्नेचर होते हैं, अटेस्टेशन होते हैं, और अच्छा इसके बाद एक एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंटल डीड है. इसके अंदर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है उसके बैक के ऊपर या उसके फेस के ऊपर जहां पर भी नेसेसरी होता है लिख दिया जाता है कि ये जो है एंडोर्स किया जा सकता है. द टर्म एंडोर्समेंट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स. Like check, bill of exchange, etc. For example, on the back of the check to sign one's name as payee to obtain cash is an endorsement of the check. देखते हैं ना, चेक के पीछे हम साइन करते हैं, तो एंडोर्समेंट कैश ऑब्टेन करने के लिए हम साइन करते हैं. दस टू, जब आप बैंक में जाते हैं बैंक वाला बोलते हैं कैश इसके चेक के पीछे साइन कीजिए. Thus, to inscribe one's signature on the check, bill of exchange or promissory note is endorsement within the meaning of the term with reference to Negotiable Instrument Act 1881. Okay. Supplemental deed क्या है? Supplemental deed is a document which is entered into between the parties on the same subject on which there is a prior document. देखिए, मतलब पहले से आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है, पहले से आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए ये सप्लीमेंट डीड होती है. देयर इज अ प्रायर डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिव फॉर एडिंग न्यू फैक्ट्स टू द डॉक्यूमेंट. कुछ एक और फैक्ट्स आपको डॉक्यूमेंट्स में ऐड करने हैं, तो नया डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाएंगे आप, नई डीड तो नहीं बनाएंगे, कुछ चीजें ऐड करनी, तो एक सप्लीमेंट डीड होती है उसके लिए, जो कि आप एंडोर्समेंट के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए सप्लीमेंट डीड बनाई जाती है. द सप्लीमेंट डीड इज एग्जीक्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू द न्यू फैक्ट्स इन द डीड व्हेन अ डीड और डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लीमेंटेड बाय न्यू फैक्ट्स in pursuance of or in relation to a prior deed. This can be affected by either endorsement on the prior deed when short writing would be sufficient, or by executing a separate deed described as supplemental deed. ये आप देख लेना.
फिर लास्ट पॉइंट अपना एनेक्सर्स और शेड्यूल्स। डीड के साथ जो है कुछ एक शेड्यूल्स जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको डिटेल में प्रोवाइड करवाते हैं। अ डीड रिमेन्स इनकम्प्लीट अनलेस पर्टिकुलर्स एज रिक्वायर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन लॉ अबाउट द लैंड और प्रॉपर्टी आर गिवन इन द शेड्यूल टू बी अपील्ड टू बी अपेंडेड टू द डीड। ओके, जो भी पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड थे अंडर रजिस्ट्रेशन लॉ वो आपके अलग से जो है शेड्यूल्स जो है वो लगा दिए जाते हैं डीड के साथ में। इट सप्लीमेंट्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पार्सल्स। साइट प्लान और मैप, कोई भी साइट का प्लान या मैप शोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन विद रेवेन्यू नंबर, म्यूटेशन नंबर, ये सब जो है ये आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ही बोल रहा है एंग्रोसमेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ अ डीड। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डीड है, कोई भी ठीक है, तो उसमें क्या है, उसको जो है पार्टीज के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। जो डीड है, मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, उसको लेकर डीड बनाई जा रही है, तो दोनों पार्टीज की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए। अगर कंपनीज है तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मीटिंग के अंदर यूनानिमसली जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी तो वो एग्जीक्यूशन होगा। अच्छा, जब अप्रूवल हो जाता है एक बार तो डॉक्यूमेंट्स का जो है फिर एंग्रोसमेंट किया जाता है, एंग्रोस किया जाता है उसको। एंग्रोसमेंट का क्या मतलब है, उसको जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर कॉपी किया जाता है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर उसको कॉपी किया जा सकता है, और जो कि एप्रोप्रिएट वैल्यू का जो भी आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर कॉपी किया जाता है। और स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू है एज पर स्टैम्प एक्ट जो है वो डिटरमाइन होती है पर्टिकुलर केसेस के अंदर कि भाई इस केस के अंदर इतने वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगेगा, वो सब स्टैम्प एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर उसको ड्राफ्ट करते हैं, अगर प्लेन पेपर के ऊपर ड्राफ्ट करते हैं, देखिए इन केस documents is drafted on plain paper but approved without any changes, it can be lodged with collector of stamps for adjudication of stamp duty। ओके, तो आप स्टाम्प ड्यूटी चुका दीजिए, कलेक्टर को ये लॉज करके और स्टाम्प ड्यूटी चुका दीजिए। हु विल एंडोर्स सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है वो कलेक्टर जो है ही विल एंडोर्स द सर्टिफिकेट और जो है वो पेमेंट जो है इसको रिकॉर्ड कर लेगा स्टाम्प ड्यूटी की ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लेन डॉक्यूमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड नहीं है देन इट इज रेंडर्ड इनएडमिसिबल इन एविडेंस नॉर इट विल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंस। ये समरी पॉइंट्स हैं, एक बार देख सकते हैं आप लोग। फिर इसमें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके चैप्टर के बाद दिए हुए होते हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिए करिए। अगर आप स्कैनर नहीं देख रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं। इससे आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से सोच सकते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा वो हमें ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है।